जय हिंद साथियों, एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। देश की राजनीति से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज हम आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश के वर्तमान सियासी समीकरणों के बारे में बताएंगे। क्या राष्ट्रीय लोकदल के बाद अब इंडिया अलायंस में मायावती की एंट्री होने जा रही है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। अगर आप राजनीति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो 2014 और 2019 में 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा और लोकसभा प्रभारियों के ऐलान की जानकारी तो चुनाव से महीनों पहले मिल गई होगी, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में इतनी खामोशी क्यों है? क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती गोपनीय कोई रणनीति तैयार कर रही है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के बारे में कैडर बेस पार्टी कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस पार्टी है, बूथ स्तर तक संगठन है, लेकिन अब बूथ स्तर पर इतनी खामोशी क्यों है? क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो कोई अलग ही रणनीति तैयार कर रही है? क्योंकि जन्मदिन दिवस के अवसर पर, जो 15 जनवरी में उनका जन्म दिवस था, उसके अवसर पर उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था कि वह किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अभी भी न जाने क्यों लोगों को यह लगता है कि 2019 की तरह बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर विपक्षी गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। इन चर्चाओं को कल से और बल मिल गया है। चर्चा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस हाई कमान के बीच दोनों दलों के शीर्ष नेता बातचीत कर रहे हैं और संभावना है कि आधिकारिक रूप से जल्द ही इस गठबंधन का भी ऐलान हो सकता है। कुछ राजनेताओं की माने तो बसपा सुप्रीमो मायावती आचार संहिता लागू होते ही अपने पत्ते खोलेगी और वह ऐलान कर देगी कि वह किसके साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से बहुजन समाज पार्टी की ओर से कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन चर्चाएं हैं। चर्चाएं हो भी क्यों ना, जिस सीट को बहुजन समाज पार्टी ने 2009 में जीता, आज बहुजन समाज पार्टी के पास उस सीट पर कोई प्रभारी तक घोषित नहीं कर पाई। 2022 के लोकसभा चुनाव में जब प्रदेश भर में बहुजन समाज पार्टी को निराशा हाथ लग रही थी, तो नकुड़ विधानसभा सीट पर, कैराना संसदीय सीट की नकुड़ विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 55,000 वोट मिले। गंगो विधानसभा सीट पर 45,000 वोट मिले। तो ये लाखों का वोट बैंक होते हुए भी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती इतनी खामोश क्यों है? क्यों कैराना जैसी संसदीय सीट पर अभी तक अपने प्रभारी का ऐलान भी नहीं कर पाई, जहां 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने कई महीनों पहले चुनाव से अपने प्रभारी का ऐलान कर दिया था। 2019 में तो बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन से चुनाव लड़ी थी और कैराना संसदीय सीट सपा के खाते में थी, लेकिन इस बार क्या बहुजन समाज पार्टी को कोई प्रभारी नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसा नेता नहीं है बहुजन समाज पार्टी के पास जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ ले? यह सवाल हर किसी के मन में है। या इसके पीछे यह भी कहा जा रहा है कि क्या बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में है और उसी रणनीति के तहत कैराना पर अभी अपना प्रभारी घोषित नहीं किया है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर पर भी अपना प्रभारी बहुजन समाज पार्टी ने घोषित नहीं किया। हालांकि बिजनौर और सहारनपुर पर बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान सांसद हैं। हालांकि सहारनपुर संसदीय सीट पर बहुजन समाज पार्टी माजिद अली को अपना प्रभारी घोषित कर चुकी है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती गठबंधन को लेकर किसी उलझनों में है? क्या बसपा सुप्रीमो मायावती सच में इंडिया अलायंस के साथ जाएगी? यह बड़ा सवाल हर किसी के मन में है। और हो भी क्यों ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में जहां बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहा, एक बार जिले में 5 विधायक बहुजन समाज पार्टी के थे। जब प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी की लहर थी, तो 2012 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे। इस बार भी जनपद में बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, भले ही उसको कोई सीट न मिली हो, लेकिन रामपुर मनिहारन जैसी सीट पर मुख्य मुकाबले में रही। इसके अलावा नकुड़ पर 55,000 वोट, गंगो पर 45,000 वोट बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को मिले हैं। तो क्यों बहुजन समाज पार्टी अपने प्रभारी का या कोई ऐसी भी बहुजन समाज पार्टी की ओर से कोई मीटिंग नहीं की जा रही है
चुनाव आते थे तो बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रभारी और विधानसभा प्रभारी होर्डिंग फ्लैक्स लगवा देते थे। अब 2022 के चुनाव का ही ले लीजिए, कई महीनों पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रभारियों का ऐलान कर दिया था। तो क्या किसी गठबंधन की रणनीति के चलते बहुजन समाज पार्टी खामोश है? अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को अकेले चुनाव लड़ना है तो क्यों बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अभी तक अपने प्रत्याशियों की भी तलाश नहीं कर पा रही है? क्या आप बता सकते हैं कैराना में बहुजन समाज पार्टी के पास कोई उम्मीदवार है? क्या मुजफ्फरनगर में कोई बहुजन समाज पार्टी के पास उम्मीदवार है? तो ये तमाम सीटें वो सीटें हैं जो ज्यादा दिन पहले नहीं बल्कि 2009 में ही बहुजन समाज पार्टी ने इन दोनों सीटों पर भी कब्जा किया था। तो चर्चाएं हैं कि जयंत की नाराजगी के बाद कांग्रेस हाईकमान अब बहुजन समाज पार्टी को किसी भी हालात में इंडिया अलायंस में लाना चाहता है। हालांकि दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जयंत के नाराज होने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद को बड़ा स्थान देने की तैयारी में है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो चंद्रशेखर का कद समाजवादी पार्टी बढ़ा सकती है और उनकी पार्टी को कुछ सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश में दे सकती है, जिससे दलित वोटरों को साधा जा सके। यही चर्चाएं हैं कि क्या जयंत की नाराजगी के बाद अखिलेश यादव चंद्रशेखर को पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने गले लगाएंगे? क्या चंद्रशेखर का हाथ पकड़कर पश्चिम उत्तर प्रदेश की रपटीली राहों पर अखिलेश यादव चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे? यह सवाल हर किसी के मन में है। वहीं विपक्षी गठबंधन में चाहे वो जाट हो, बड़ी संख्या में ऐसे जाट समाज के लोग भी हैं और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी हैं जो जयंत के इस फैसले से कहीं ना कहीं आहत हुए हैं। कुछ लोगों से हमने बात की तो उनका कहना है, मुस्लिम लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल को मुस्लिम समाज ने एक मुश्त वोट दिया, जिसके चलते राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायक जीते। लेकिन क्या जयंत चौधरी ने 9 सीटें जीतकर अपना राजनीतिक कद बढ़ाकर वहीं पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया? वहीं जाट नेता भी, जाट समाज के युवा भी चवन्नी वाले बयान को लेकर जयंत चौधरी को ट्रोल कर रहे हैं। राजनीति में यह कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार जैसे नेता, चौधरी अजीत सिंह कई बार दल बदल चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर भी कई बार दल बदल चुके हैं, चौधरी अजीत सिंह भी हमेशा अन्य किसी दल से चुनाव मिलकर लड़ते थे, उसके बाद जिसकी सरकार बनती थी उसी के साथ चले जाते थे, इसीलिए उनकी विश्वसनीयता वोटरों में कम हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कल भारतीय जनता पार्टी से जयंत चौधरी की बात में कोई खटास आता है तो जयंत चौधरी की राह क्या होगी? क्या फिर मुस्लिम मतदाता उनको स्वीकार करेंगे? यह बड़ा सवाल है। या जयंत चौधरी के राजनीतिक कैरियर पर वही विराम लग जाएगा? आप भी इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद साथियों।